आपका पेपर 15 मिनट में ही सॉल्व होगा। पहले लॉन्ग आंसर की तरफ से 4 चुरा लेना, इसमें 4 हमको ये करने हैं। शॉर्ट आंसर में 30 में से 15 टिक कर लेना। तो दो में जो आपको 70% तक श्योर हो कि नहीं यही वाला है, आप उसको मार के चले आइए। पूछा गया कि महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, आप सीधे लिखिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। इसलिए अशोक को जो है भारत के इतिहास का सबसे महानतम शासक कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिए, क्रमशः लिखिए, एकदम प्रवाह में लिखिएगा, ये बात मेरी ध्यान रखिए। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं इस समय बहुत अच्छे होंगे और बहुत तनाव में भी होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आपका महाकुंभ कल से शुरू होने वाला है और जिसमें आपको अपने टॉपर बनने की डुबकी लगानी है। यानी कल से आपकी बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। तो देखिए, अब आपकी जो तैयारी होनी थी, जो किताबों के साथ लड़ना था, एमसीक्यू के साथ लड़ना था, सब्जेक्टिव के साथ लड़ना था, वन शॉट करने थे, सब कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ने का समय नहीं है, बल्कि जो पढ़ा गया है अब उसे कॉपी पे दिखाने की जरूरत है। तो अब आपकी जो प्रबंधन क्षमता है, यानी जो आपका मैनेजमेंट है, कि जो आपने साल भर पढ़ा उसको 2 घंटे या 3 घंटे के अंतराल में किस तरीके से आप कॉपी पे दिखाते हैं। तो वो जो आपके एग्जाम के 3 घंटे हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पेपर बहुत लेंदी होता है। 50 एमसीक्यूज हैं, 30 शॉर्ट आंसर हैं, 8 लॉन्ग आंसर हैं और इनमें से हमको आधा करना है। सर, समय प्रबंधन कैसे करें? एक समस्या और भी आती है कि एमसीक्यू में तो चलिए मान लेते हैं कि 99% ये होता है कि लगभग मिल जाएंगे। शॉर्ट आंसर में भी ये लगभग लगभग होता है कि इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 15 हम ढूंढ लाएंगे। लेकिन लॉन्ग आंसर की रेंज थोड़ी सी छोटी है, लेकिन उनकी वर्ड लिमिट काफी बड़ी है। तो यहां पे मुद्दा यह होता है कि 5 नंबर का वो सवाल होता है, कुल मिला के वो लगभग हमको 20 नंबर देके जाता है और वो बहुत अहम है जिसको टॉपर बनना है। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। आखिर तक आपको ये वीडियो देखना है, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, वरना फिर पूरे साल भर की मेहनत हो सकता है वो अपेक्षित परिणाम आपको न दिला सके जो आप चाहते हैं। तो ये 15 मिनट हमको दीजिएगा, या 10 मिनट 15 मिनट जो भी रहेंगे, और उसके बाद आप जो है सारी शंकाओं का समाधान पा रहे होंगे। देखिए, आपके सामने लिखा है बोर्ड परीक्षा और समय प्रबंधन। जब हम समय प्रबंधन की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो यह बड़ा चुनौतीपूर्ण है। अब इसको हम कैसे करें? तो देखिए, हम समय प्रबंधन पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे कुछ चीजें बताना चाहेंगे आपको। देखिए, जब आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हो, तो जैसे कल एग्जाम है, तो आज की रात में अपना एक बैग बना लीजिए, छोटा सा ज्योमेट्री बॉक्स टाइप का, या कोई अपना छोटा सा बैग बना लीजिए और उस बैग में रात में ही सारी चीजें रख लीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मैं एग्जाम देने जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, या मैं देने जाता तो मैं क्या क्या रखता। देखिए, हमारी एक छोटी सी जैसे ये बैग है, ठीक है, हमारी एक छोटी सी बैग है, इस पे ये चैन लगी है, ठीक है। अब हमें क्या रखना है? सबसे पहले हमें अपना एडमिट कार्ड रख लेना है। क्या रख लेना है? सबसे पहले एक एडमिट कार्ड रख लेना है, ठीक। उसके बाद में जो हमारा आधार कार्ड है, बहुत जरूरी है, एक उसमें यह भी डाल लेना है, आधार कार्ड। और एक एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, ध्यान रखिएगा, इसकी कॉपी जरूर करवा लीजिएगा। एक कॉपी इसकी करवा लीजिएगा, एक इसकी उसी में डाल लीजिएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद में अपना 2 फोटो ले लीजिएगा। क्या? 2 फोटो डाले रहिए, कभी जरूरत पड़ जाए तो अपना लग जाएगा। अच्छा, ठीक है। 2 फोटो के बाद अब आपको क्या चाहिए? अब देखिए, आपको यहां पे चाहिए कम से कम 3 पेन ब्लू। कौन? 3 पेन ब्लू, मतलब 3 नीले पेन, 3 नीले पेन, और कम से कम 2 ब्लैक पेन, 2 ब्लैक पेन, ठीक है, 2 ब्लैक। तो 5 पेन ये रखिएगा, इनसे लिखना है आपको। और एक पेन जो होता है गोला करने वाला, ठीक है, जो मोटे पॉइंट वाला होता है, ठीक है, मोटे पॉइंट के 2 कलम और आप ले लीजिए। मोटे पॉइंट के 2 कलम, इसमें क्या होता है? इसमें यह होगा कि आपका गोला करने में समय कम लगेगा।
और आपका जो है टाइम अगर 5 मिनट भी बच गया तो आप उस पर एक बढ़िया सा आंसर आप लिख पाओगे। ठीक है, तो आप दो मोटे जो पॉइंट वाले कलम होते हैं ब्लैक, उनको आप रख लीजिए। तो ये तो आपका तैयार हो गया बैग, जो आपको रात में ही तैयार करके रख लेना है, ताकि सेंटर पे पहुंचने में आपको कोई तकलीफ ना हो। वहां पहुंचे पता चला अरे यार ये तो है ही नहीं, तो फिर वो पता चला कि एग्जाम के पहले ही आप टेंशन ही आ गए। ये भी टाइम मैनेजमेंट में आता है, इसलिए ये सारी चीजें रात में ही अपनी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और जो हम लिख के रखे हैं, आप एक इसको इस पन्ने पे ये सारी चीजें लिख लो, तो जब बैग में रखते जाओ तो टिक लगा दो, हाँ ये रख गया, ये रख गया, एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो गई, कलम हो गए, पेन हो गए, ये सब कुछ अपना रख लीजिए। तो ये तो बैग हो गया, और इस पे आप जो है आप वो मार दीजिएगा, यानी चैन लगा दीजिए, रख दीजिएगा। अब हम चलते हैं, अब आप अपने घर से निकलेंगे तो अपना टाइम से निकल जाइएगा, जो भी जैसे भी जाना है जिस भी साधन से। अब आप वहां सुबह पहुंचे, तो मैं एक बात पहले आपको बताऊं, एग्जाम के सुबह जो भी क्लास हो उसको कर लीजिएगा, लेकिन अपने तरफ से कुछ भी ऐसा मत पढ़िएगा जो आपको तनाव में डाल दे। हाँ, जो क्लासेस आपको मिलेंगी वो क्लासेस आप करिएगा। हमारी भी आपको एग्जाम के एक दिन पहले मतलब सुबह मिलेगी। बाकी जो सर हैं हमारे उनकी भी मिलेगी, पॉलिटी की भी मिलेगी, इकोनॉमी की मिलेगी, तो उनको आप देखिए। बाकी उसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, हौच पौच नहीं करना है। अब देखिए, अब हम आते हैं, जब आप एग्जाम हॉल में घुस गए, आपको पेपर मिलेगा। तो आपका जो पेपर होता है वो 15 मिनट में सॉल्व होता है। अब आप कहेंगे साहब ये क्या नया आप बता रहे हैं? हाँ, आपका पेपर 15 मिनट में ही सॉल्व होता है। और इसके पीछे की जो मनोवैज्ञानिक वजह है वो आप समझिए। आपके एग्जाम पेपर पे लिखा होता है कि आपके पेपर का जो टाइम है वो 3 घंटे 15 मिनट है, यही लिखा होता है। ये जो 15 मिनट होते हैं ये आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आप इसमें केवल पेपर पढ़िए, और जब 15 मिनट में आप पूरे मनोयोग से अपने पेपर को पढ़ लेंगे ना, तो उसी 15 मिनट में आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। बस खाली आपको लिखना भर रहता है कि 3 घंटे में हमें ये लिखना है। यानी यानी इन 15 मिनट में आपको यह तय कर लेना है, क्या तय कर लेना है, कि हमें इस पेपर में से क्या क्या करना है। जैसे आपको कितने एमसीक्यू दिए जाएंगे? आपको एमसीक्यू दिए गए 100। इसमें से आप मोटा मोटा आइडिया लगा लेंगे कि हमने इसमें से 50 कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद उसके बाद आप आ जाएंगे जो शॉर्ट टाइप आंसर होते हैं, ये आपको 30 दिए जाते हैं, इसमें आपको 15 करने हैं। और उसके बाद में लॉन्ग आंसर आपको कितने दिए जाते हैं? लॉन्ग आंसर आपको 8 दिए जाते हैं, जिसमें से 4 करने पड़ते हैं। अब इस 15 मिनट में आपको करना क्या है? आपको उल्टा चलना है। उल्टा कैसे चलना है? सबसे पहले आपको देखने हैं लॉन्ग आंसर्स, जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं सबसे पहले उनको देखिए, और उसमें से आप 4 छो छांट लीजिएगा कि हमको 4 कौन से करने हैं, और उनपे बाकायदा आप जो है गोला बना लीजिए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन आपको लिखना है, आपका दिमाग अपने आप बता देगा। ये आप वहीं पे जाके देखेंगे, वो आपका दिमाग खुद कह देगा मालिक ये वाला करना है, ये वाला करना है, तो वो डेटा आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, पहली बात। फिर आगे बढ़िए, शॉर्ट टाइप आंसर देखिए, ये 30 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें से आप 15 ऐसे ही टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आराम से टिक करिएगा, बढ़िया। 15 मिनट का समय बहुत होता है। और उसके बाद जो आपका टाइम मिले वो आप अपने एमसीक्यू पे आइए, और एमसीक्यू देखेंगे तो अपना सॉल्व भी करते रहिएगा, अपना टिक भी लगाते रहिएगा। तो एमसीक्यू पे बहुत वो नहीं करना है, एमसीक्यू तो आपका आराम से हो जाएगा। हमें मेन फोकस सब्जेक्टिव पे करना है, कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमें उठाने हैं, किसको हमें लिखना है, कौन क्वेश्चन छोड़ना है, ये सारी चीजें। तो आप उल्टा चलेंगे, तो ये बात मेरे ध्यान रखना एग्जाम हॉल में। पहले लॉन्ग आंसर की तरफ से 4 चुरा लेना, इसमें 4 हमको ये करने हैं। शॉर्ट आंसर में 30 में से 15 टिक कर लेना कि ये 15 हमें करने हैं। और एमसीक्यू पे जब आप आएंगे तो आप सीधे अपना पेपर ही शुरू कर सकते हैं, उसमें अपना टिक लगाते रहिए और अपना गोला करिए। एक बात। दूसरा, जब आप टिक लगा लीजिएगा तो पहले अपनी ओएमआर भर लीजिएगा, फिर लिखने की तरफ बढ़िएगा। नहीं तो जल्दबाजी में क्या होता है कि हमने टिक सही लगाया है, गोला गलत भर दिया है। मेरे साथ ये हुआ है इस बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको नहीं करना है।
तो इन 15 मिनट में ही आपको सारा पेपर सॉल्व कर देना है। मतलब आपके दिमाग में यह क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको कौन कौन क्वेश्चन करने हैं और किन की तरफ हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप करते क्या है, आप 300 क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उसमें घौच-पौच हो जाता है, इसलिए पहले 15 निकाल लो, बाकी हमको देखने ही नहीं है। हमको केवल वही क्वेश्चन देखना है जिसपे हमने गोला बना दिया है। यहां पे आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया। अब केवल लिखने की बारी है। अब देखिए, अब हम चलेंगे सबसे पहले कैसे? सबसे पहले हम एमसीक्यू की तरफ सॉल्व करने के माध्यम से। जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एमसीक्यू। अब देखो एमसीक्यू में क्या होता है भाई, एमसीक्यू में होते हैं 4 ऑप्शन, ए, बी, सी, डी। अब देखो इसमें पहली कंडीशन ये बनती है, जैसे कोई सवाल पूछा गया महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, आपको पता है गुजरात में हुआ था, तो आपने गुजरात लगा दिया। लेकिन अगर यह पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी का संबंध नहीं है भारत से, दक्षिण अफ्रीका से, या लंदन से, या फिर कुवैत से, तो अब आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि देखो ऐसा है, गांधी जी लंदन भी गए थे, जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लंदन में पढ़ाई भी उनकी हुई थी, मैंने आपको पढ़ाया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने आंदोलन किया था, भारत में तो पैदा हुए थे, लेकिन कुवैत शायद नहीं गए थे। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, आपको ये आंसर इसका नहीं पता है, ये आपने पढ़ा ही नहीं है। पहली दृष्टि आपको लगेगा हमने ये पढ़ा ही नहीं, लेकिन जब आप तीनों आंसर पढ़ेंगे कि कुवैत वाला छोड़ते हैं, अभी गांधी जी भारत में तो हुए थे, लंदन में उनकी पढ़ाई हुई थी, और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सबसे पहले आंदोलन करना शुरू किया था, तो 3 में तो थे, मतलब चौथे में नहीं होंगे। तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। ये भी लगाइएगा कि हमें 3 पता है, क्लियर कट पता है, तो चौथा ही आंसर हमारा हो जाएगा, बात खत्म है। तो अगर जैसे पूछ लिया जाए भगवान बुद्ध का संबंध नहीं था, या भगवान बुद्ध का संबंध था लुम्बिनी से, श्रावस्ती से, या गया से, या उसमें फिर लिख दिया जाए कि अमेरिका से, तो ये तो बुद्धिमान आदमी तुरंत पकड़ लेगा अमेरिका से नहीं होगा। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड कि हमें 3 पता है लेकिन एक के बारे में हमने सुना ही नहीं, तो बस वही आंसर मार दीजिएगा, बहुत दिमाग मत लगाइएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको तुक्का लगाने की बात पड़ जाए तो समझ लीजिएगा तुक्का कैसे लगाना होता है। अगर आपको लगे कि ये हमें आंसर नहीं आ रहा है, तो अगर कोई 2 उसमें से आपको आ रहे हैं, 2 को निकाल दीजिए, फिर 2 में बची लड़ाई। तो 2 में जो आपको 70% तक श्योर हो कि नहीं यही वाला है, आप उसको मार के चले आइएगा। हालांकि मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चन 100 में से 50 में कोई तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एमसीक्यू में हमेशा यही करिएगा कि चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, और इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखना जहां पे बच्चे अक्सर गलत करते हैं, वो ये कि महात्मा गांधी का संबंध है या महात्मा गांधी का संबंध नहीं है। कई बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन सत्य है, और हमको समझ में आता है कि पूछा जा रहा कौन सा सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन में है और नहीं है को जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, इनमें से कौन ऑप्शन है कौन ऑप्शन नहीं है, ये जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो है और नहीं है ये हर क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि क्या पूछ रहा है पूछ रहा है कि नहीं है पूछ रहा है, तो ये जरूर मार्क कर लीजिएगा। और एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा। वैसे आपको 50 क्वेश्चन इसमें आराम से मिल जाएंगे, जिसमें आपको बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, टिक कर लीजिएगा, और जब सारे 50 क्वेश्चन आप टिक कर लीजिएगा तो फिर इनके गोले आप भर लीजिएगा। इसका काम खत्म करते हैं, अब चलते हैं आगे की तरफ। जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो हम सब्जेक्टिव का समाधान करेंगे। अब सब्जेक्टिव में आप देखिएगा 2 टाइप के आपको पूछे जाते हैं। एक पूछे जाते हैं लघु उत्तरी, यानी शॉर्ट टाइप आंसर जो होते हैं लघु उत्तरी, और इसमें पेपर में लिखा होता है कि आप 50 शब्दों में इसका जवाब दीजिएगा, 50 शब्द, और ये जो होता है ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में लिखा होता है कि आप इसको 125 शब्द में लिखिए। ठीक है, वहां पे साफ साफ लिखा होता है 125। अब देखिए ये होता है 5 नंबर का। अब आप जो है इस 125 को 120 से लेकर के 135 तक कर सकते हो, लेकिन इसको 200 शब्द में मत लिख देना यार। ठीक है,
बहुत ज्यादा बहुत कम हो सकते हैं, तो 5 शब्द कम भी हो सकते हैं और लगभग 10 शब्द ज्यादा भी हो सकते हैं। और 50 शब्द वाले में आप हमेशा याद रखिएगा कि इसकी रेंज जो है 40 से, और जैसे कम से कम जो है 45 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पूछा गया कि महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, आप सीधे लिखिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बात खत्म हो गई। 2 पेज नहीं लिखने होते हैं, जो पूछा गया सिर्फ वो लिखना होता है, वही नंबर दिलाता है। 2 पेज में लिखो कहानी, एग्जामिनर पगला जाएगा, बे यार पूछे कुछ और थे, कहानी कुछ और कह रहे हो। ये गलती नहीं करनी है हमें, जितने शब्द में वो पूछा है हमें उतने शब्द में जवाब देना है। तो ये तो आराम से आप 1-2 लाइन में लिख के खत्म कर सकते हैं। बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप जो होता है, इसका क्या है देखिए। जैसे मान लेते हैं आपसे अशोक के बारे में पूछा गया कि अशोक के बारे में बताइए या अशोक की उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप सोच लीजिए कि हमें 130 शब्द में ये बात लिखनी है, कितने 130 शब्द। तो इसमें से आपको करना क्या है, लगभग 25 शब्द निकाल लीजिए भूमिका के लिए, जिससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है उसका छोटा सा परिचय दीजिए। जैसे मान लेते हैं अशोक से पूछा गया, तो आप कहिएगा कि अशोक जो है मगध साम्राज्य के बहुत ही महानतम सम्राट माने जाते हैं और इन्होंने मगध की गद्दी पे 269 में जो है राज्याभिषेक कराया और इन्होंने पूरी दुनिया में धम्म का प्रचार कराया और शांति का उपदेश दिया। ऐसे आप एक छोटी सी भूमिका लिखिए 20 से 25 शब्द में। तो जब भी आप लिखना शुरू करिएगा, जैसे ये आपका पेपर आपको मिल गया, ठीक है, तो हमेशा यहां से लिखना शुरू करिए। ये जो आपका होता है इसको पैराग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से आप अपना लिखना शुरू करिए, यहां से लिखना शुरू करिए। आपने ये लिखा, फिर ये पूरी लाइन लिख दी, ये लाइन लिख दी, ठीक है, और उसके बाद यहां पे अपना भूमिका खत्म हो गई। ये आपका छोटा सा परिचय हो गया। इसको पढ़ के एग्जामिनर को लगता है कि नहीं बच्चे के अंदर नॉलेज है, वो फ्लैट हो गया, मतलब वो आपको आपकी तरफ खींचा चला आया कि नहीं यार इंटरेस्टिंग है, कॉपी पढ़ते हैं, चलिए मजा आया। अब उसके बाद में जो कुछ पूछा गया है आप यहां पे लिखिए। कई सारे फॉर्मेट हैं, यहां पे जैसे आप लिख दीजिए अशोक की उपलब्धियां, यहां पे आपने हेडिंग डाल दिया अशोक की उपलब्धियां, ये हेडिंग डालिए और हेडिंग हमेशा ब्लैक पेन से डालिएगा, है। फिर यहां पे आप आराम से पॉइंट वाइज ऐसे लिखना शुरू करिए, ये किया, धम्म किया, ये फलाना, ये ढिमाका, ये करिए और उसके बाद में कुछ और हो तो वो भी लिखिए और उसके बाद में इसको कंक्लूड करिए। मतलब अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि अशोक के कार्यों को हम देखें तो उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक ने अपने शासन काल में ऐसे ऐसे कार्य किए जो भारतीय इतिहास में बहुत बाद में देखे गए और पहले तो कभी देखे ही नहीं गए थे। इसलिए अशोक को जो है भारत के इतिहास का सबसे महानतम शासक कहा जाता है। आपका आंसर कंप्लीट हो गया, यानी ये आपकी भूमिका हो गई, ये आपका निष्कर्ष हो गया और ये वो हो गया जो आपसे पूछा गया है। तो जब आप इस फॉर्मेट में कोई आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि ये बंदा बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा है, बहुत अच्छा बच्चा है, इसका कंसेप्ट क्लियर है और वो आपको 4 या 4.5 नंबर देके आगे चला जाएगा। मान लेते हैं आपके पास थोड़ा हल्का कंटेंट भी है तो भी सही है। बहुत अच्छा आप लिख देंगे घुच-पुच करके तो वो पढ़ेगा ही नहीं। सबसे जरूरी है हमें एग्जामिनर से अपनी कॉपी पढ़वानी है। उसके लिए आपकी कॉपी में चमत्कार होना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया, जो भी लिखिए बहुत नीट एंड क्लीन लिखिए और स्पष्ट लिखिए। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन हम आपको और बतलाते हैं। जैसे मान लिया पूछ लिया गया, ठीक है, गांधी जी के आंदोलन बताइए, ठीक है, तो आप छोटा सा परिचय गांधी जी का यहां पे दे डालिए। गांधी जी का जन्म यहां हुआ था और वो भारत 1915 में आ गए थे और फिर उन्होंने भारत में अपने आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी, ठीक। अब जब आंदोलन लिखिएगा तो हमेशा क्रम में लिखिएगा, पहले चंपारण, फिर खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। और इस प्रकार से गांधी जी ने अपना पूरा जीवन जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया और अंततः उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में आजादी के सूरज का उदय हुआ। बस आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो हमेशा याद रखिए क्रमशः लिखिए, एकदम प्रवाह में लिखिएगा। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के दौरान एकदम हौस पौस मत करिएगा, धीमे धीमे लिखिएगा, अच्छे अच्छे पॉइंट लिखिए, छोटे छोटे पॉइंट लिखिए एकदम करीने से। और जहां आप कोई अच्छा पॉइंट लिख रहे हो आप उसको अंडरलाइन जरूर करिएगा या उसको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। नहीं लिख पाते हैं
तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए कि एग्जामिनर उसी पे उसकी नजर पड़े एग्जामिनर की और लगे कि नहीं यार बच्चे ने अच्छे पॉइंट दिए। ये होता है कॉपी में चमत्कार उत्पन्न करना। अगर आप ये कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि शॉर्ट आंसर में आप जो है 30 में से कम से आप नंबर लेके आएंगे तो 25, और ये 20 नंबर का होता है लॉन्ग आंसर, तो इसमें भी आप लगभग लगभग मान के चलिए कि बहुत कम नंबर आपको मिलेगा। तो ये मान के चलिए कि 15 नंबर आप इसमें उठा लाएंगे। तो 15 और 25 कितना हो गया? ठीक है, ये हो गया 40, और उधर आपने 50 में 50 करने हैं, तो आपका 90 प्लस तो ऐसे ही हो गया। आप बहुत सामान्य कॉपी लिखेंगे तब, और अगर आपने अच्छे फैक्ट लिख दिए, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में लिख दिए, तो ये मामला जो है 95 से 98 तक जा सकता है, वरना 90 नंबर लाना बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप ला सकते हैं। तो ये हमारी कुछ छोटी-छोटी टिप्स थी, ठीक है? जिन्हें आपको ध्यान देने की जरूरत है, और इसको जो है और बच्चों तक आपको शेयर करने की जरूरत है। तो आप ध्यान रखिए, पहले अपनी बैग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद में आप जब एग्जाम में जाइएगा तो 15 मिनट अच्छे से पढ़िएगा, सारा पेपर उसी में सॉल्व होता है। फिर उसके और उल्टा पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद में आपको एमसीक्यू करने हैं, गोले भर लेने हैं ध्यान से। उसके बाद में आपको शॉर्ट आंसर वाले करने हैं, तो वो आराम से 50 से 60 शब्दों में आप लिखिएगा। उसके बाद लॉन्ग आंसर, तो वो 125-30 शब्दों तक जाइएगा और अच्छे से लिखिए। हर लॉन्ग आंसर में एक छोटी-सी भूमिका, उसके बाद मुख्य उत्तर और उसके बाद निष्कर्ष, कंक्लूड कर दीजिए बस। शॉर्ट आंसर में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस केवल अच्छे से आप उसका जवाब लिख दीजिए, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होगा, और अगर इस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे तो निश्चित तौर पर आप 95 98 नंबर तक जा सकते हैं, और अगर ईश्वर ने चाहा तो 100 नंबर भी ला सकते हैं, ठीक है? तो आप सभी को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पे हम आपसे मिलेंगे जब आप अपना टॉपर्स वेरिफिकेशन कराने आ रहे हो। थैंक यू वेरी मच।